नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। माकपा कार्यकर्ताओं ने जेल कर्मियों पर लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, कार्रवाई की मांग को लेकर कारागृह के समक्ष किया गया प्रदर्शन। 11 सूत्री मांग पत्र को लेकर सेवानिवृत्त रोडवेज कर्मचारियों ने रोडवेज बस डिपो के समक्ष किया प्रदर्शन। आबकारी पुलिस ने नकली शराब बनाने के आरोप में 2 लोगों को किया गिरफ्तार। मौके से 200 लीटर शराब से भरा ड्रम भी किया गया बरामद। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में हेरफेर करने के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया रिमांड पर। टाउन स्थित अयोध्या नगरी के बाशिंदों को सता रहा बेघर होने का डर, आशियाना बचाने की मांग को लेकर विधायक से लगाई गुहार। केंद्र सरकार द्वारा श्रमिकों से जुड़ी शुभ शक्ति योजना का स्वरूप परिवर्तित किए जाने का विरोध, श्रमिकों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष किया प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। विगत दिनों जेल में बंद कैदी का शव पेड़ पर झूलता मिलने के मामले की निष्पक्ष जांच करवाने व जेल में कथित भ्रष्टाचार करने वाले दोषी जेल कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर डीवाईएफआई कार्यकर्ताओं ने बुधवार को जंक्शन स्थित जिला कारागृह के समक्ष प्रदर्शन किया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जेल के अंदर नशा बंद करो, बंद करो, बंद करो। जेल के अंदर नशा बंद करो, बंद करो, बंद करो। पिछले दिनों जेल में बंद एक कैदी का शव जिला कारागृह परिसर में लगे पेड़ पर झूलता मिलने के मामले में निष्पक्ष जांच व जेल में कथित अवैध कार्य व भ्रष्टाचार करने वाले दोषी जेल कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर डीवाईएफआई कार्यकर्ताओं ने बुधवार को जंक्शन स्थित जिला कारागृह में प्रदर्शन किया। साथ ही कुछ देर के लिए जेल के सामने सूरतगढ़ 4 लाइन पर चक्का जाम भी किया। जिला जेल परिसर में प्रवेश को लेकर प्रदर्शनकारियों व पुलिसकर्मियों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की करते हुए धक्का देकर गेट खोलने के बाद जेल परिसर में घुस गए। कार्यकर्ताओं ने जेल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार को जिला कलेक्टर के नाम मांगों के संदर्भ में ज्ञापन भी सौंपा गया। प्रदर्शन व चक्का जाम कर रहे माकपा कार्यकर्ताओं ने जेल के उप कारापाल सहित अन्य कार्मिकों पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान हुई सभा में वक्ताओं ने आरोप लगाया कि जेल के उप कारापाल सहित अन्य कार्मिकों की ओर से मिलकर भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जेल के अंदर मादक व नशीले पदार्थ सहित अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं बंदियों तक पहुँचाई जा रही है। यह सब सामग्री बंदियों तक पहुँचाने के लिए बाकायदा अलग अलग सुविधा शुल्क निर्धारित किया गया है। बंदियों की ओर से सुविधा शुल्क नहीं देने पर उन्हें बीकानेर स्थानांतरित करने की धमकी दी जाती है। इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले बंदियों कार्मिकों को परेशान कर चुप करवा दिया जाता है। रुपए नहीं देने वाले कई बंदियों को बीकानेर जेल में शिफ्ट भी किया जा चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि सुविधा शुल्क ऑनलाइन व जेल के सामने बनी कुछ दुकानों के दुकानदारों के जरिए लिया जाता है। ऐसे कई बंदियों के परिजनों की ओर से ऑनलाइन जमा करवाए गए रुपयों का उनके पास रिकॉर्ड है। जेल में चल रहे भ्रष्टाचार की जाँच पूर्व में पुलिस उप अधीक्षक की ओर से की जा रही है। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि जेल परिसर के अंदर व बाहर लगे पेड़ों को भी बिना किसी अनुमति के कटवा कर लकड़ी को बेचकर रुपए आपस में बांट लिए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जेल के उप कारापाल सहित अन्य कार्मिकों ने कुछ बंदियों को मोबाइल फोन उपलब्ध करवा रखे हैं। इन मोबाइल फोन का उपयोग वसूली कार्य के लिए किया जाता है। जेल में नए आने वाले बंदियों के परिजनों से इन मोबाइल फोन के जरिए बात कर रुपए मांगे जाते हैं। रुपए नहीं देने पर धमकाया जाता है। जेल में बंदियों से नियम विरुद्ध तरीके से कार्य करवाया जाता है। जेल में चल रहे अवैध कार्यों वसूली से बंदियों तथा उनके परिजन परेशान हो रहे हैं। वक्ताओं ने जिला कारागार में चल रहे भ्रष्टाचार की जाँच करवाकर दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। इस मौके पर शिव कुमार गोदारा, रोहित जावा, शेखर कुमार, जगजीत सिंह जग्गी, नवदीप खाती, बजरंग गोदारा सहित डीवाईएफआई के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। मानगढ़ जंक्शन में आया है जो कि जेलों के ऊपर जो जेल के अंदर कैदी हैं उनके ऊपर ऐसे जुल्म कर रहा है, उनसे पैसा मांग रहा है। वो कहां से दे? आपकी जेल के अंदर वो बंद है, पैसा कहां से आए? उन्होंने आपकी ये आत्महत्या जो जवान ने की है, आप उनको परेशान करते हो। तो मैं कहता हूं कि जब तक इसका हम कोई जवाब नहीं लेते तब तक हम यहाँ पर डटे रहेंगे और आपका विरोध करेंगे। तो आपने जो वर्दी पहन रखी है जनता की रक्षा के लिए पहनी हुई है। आप जो डंडा पकड़ते हो उनके लिए है, जो अपराध करते हैं अपराधियों को पकड़ने के लिए है, जो चिट्टा बेच रहे हैं, जो फीम बेच रहे हैं, जो अवैध शराब बेच रहे हैं, उन लोगों को तो आप पकड़ते नहीं है। जो भोले वाले लोग हैं उनके ऊपर आप जुल्म करते हो। ऐसा जुल्म करना बंद कर दो, अन्यथा आने वाले समय के अंदर हनुमानगढ़ सारा बंद रहेगा। डीवाईएफआई और सहयोगी संगठन करेंगे, इसलिए समय रहते हम चेतावनी देने के लिए आए कि आप इसके खिलाफ कार्रवाई करो। नहीं
अगर कार्रवाई नहीं की, रोडों पर भी हम आपसे लड़ेंगे और राजस्थान की विधानसभा में भी इसका जवाब मांगेंगे। तो साथियों, मैं ये कहने के लिए, हम सब कहने के लिए आए कि इस पर कार्रवाई की जाए, तुरंत प्रभाव से इसे लंबित किया जाए। आज से 7 दिन पूर्व हम ज्ञापन देकर गए कि सोनू नाम के एक नौजवान की यहाँ जेल के अंदर, जिनको ये आत्महत्या बता रहे हैं, हम उनको हत्या बता रहे हैं, क्योंकि उनको बुरी तरह से जेल में पीटा, लगातार पैसों के लिए लगातार प्रताड़ित किया, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। और आए दिन जेल के अंदर जुआ, सट्टा, चिट्टा, पता नहीं कौन कौन से जो जैसे बाहर नहीं मिलते, पता नहीं जेल में कहां से आते हैं। हम ये मांग करते हैं कि जो हथियार पकड़े गए, हर बार जब भी रेड पड़ती है यहाँ हथियार पकड़े जाते हैं, चिट्टा पकड़ा जाता है, हर बार अवैध सामान पकड़ा जाता है जो वैध नहीं है अंदर जाने के लिए, हर बार जो बंदी है, जो नियमानुसार बंदियों से काम नहीं करवाया जा सकता, उन बंदियों से जो ज्यादा से ज्यादा काम करवाया जाता है, एक मजदूर की तरह अंदर काम करवाया जाता है। और घरों से जो लोग यहाँ आते हैं, जो मिलने के लिए आते हैं, जो कपड़े देने के लिए आते हैं, जो भी आते हैं, उनके साथ बड़े दुर्व्यवहार करता है। जो पैसे देता है उनसे उनको मिलवाया जाता है। हम चाहते हैं कि तुरंत प्रभाव से उनसे जांच करवाई जाए, ताकि ऐसे घूसखोर अफसर से हमें पीछा छुड़ाया जा सके। साथियों को, मैं तुम्हारा भाई जब आज हमने जिला कारागृह पर प्रदर्शन किया है, यहाँ अंदर भ्रष्टाचार चल रहा है उसके खिलाफ, और यहाँ जो प्रताड़ना चल रही है, जो कमजोर कैदी है उनको मजबूत कैदियों से पिटवाया जाता है, यहाँ पर वसूली होती है, अंदर नशा बिकता है। हमने इसके खिलाफ आज प्रदर्शन किया है, और अगर ये कार्रवाई इन पर नहीं हुई तो हम आगे प्रदर्शन तेज करेंगे, यहाँ पर धरना करेंगे, आंदोलन करेंगे। भारतीय जनवादी नौजवान कमेटी की तरफ से ज्ञापन दिया गया माननीय ये जेल के अंदर कोई किसान और मजदूर बड़ी संख्या में जेल के सामने आएगा और तब तक चलेगा जब तक हमारी अन्य कई आरोप लगाएगी, जिनके तमाम नौजवान साथियों से हमारा ये कहना कि आप तमाम लोग राजस्थान रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारियों द्वारा अपने 11 सूत्री मांग पत्र को लेकर बुधवार को जंक्शन स्थित रोडवेज बस डिपो के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, निगम प्रशासन मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हर चोर जुल्म की टक्कर में अभी तोली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों द्वारा 11 सूत्री मांग पत्र को लेकर बुधवार को जंक्शन स्थित रोडवेज बस डिपो पर धरना प्रदर्शन किया गया। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि 11 सितंबर से प्रांतीय नेताओं द्वारा प्रत्येक आगार में आंदोलन को लेकर बैठकें रखी जाएंगी। अगर इसके बाद भी सरकार अपनी हठधर्मिता पर कायम रहती है तो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जयपुर में विशाल रैली, 2 दिन के लिए दिन रात का धरना व चक्का जाम करने जैसे कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि संयुक्त मोर्चे से जुड़े कर्मचारी अगले महीने स्थानीय विधायकगण व सरकार के स्थानीय प्रतिनिधियों के पास जाकर कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में बताकर उक्त समस्याओं के निराकरण की मांग करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि फिर भी सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। आज के धरने पर पवन शर्मा, देवदत्त, कहर सिंह, चुनीलाल, अर्जुन यादव, नेकीराम, गुरचरण सिंह, महेंद्र पाल, मदन सियाग, जुगराज सिंह, जीत सिंह, सुभाष मिड्डा, नक्षत्र सिंह, करमचंद, ठाणा सिंह, जवरूप सिंह, रघुवीर सिंह, ओम प्रकाश, श्यामा प्रसाद, उदयपाल, इंद्र कुमार, कृष्ण कुमार, मनीराम, लियाकत अली, बीरबल राम, अमर सिंह, सुखमेंद्र सिंह, लक्ष्मण सिंह, वेद प्रकाश सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। पूरे राजस्थान के अंदर प्रत्येक डिपो में 25-26 2 दिन धरने का प्रोग्राम जो पूर्व में किया हुआ है, उसके अंतर्गत आज 25 तारीख को यहाँ में धरना दिया जा रहा है। इनमें मुख्य मांगे थी हमारी, जो रिटायरमेंट कर्मचारी हो चुके हैं उनका भुगतान किया जाए, दूसरा नई गाड़ियाँ ली जाए, और तीसरा जो भर्ती है वो की जाए। काफ़ी सालों से भर्ती नहीं हुई है, स्टाफ नहीं है, गाड़ियाँ नहीं है, इसलिए संचालन व्यवस्था बिगड़ चुकी है। और सबसे पहला हमारा काम यही है कि जो रिटायरमेंट आज 16 जुलाई से बाकी पड़ा है वो पेमेंट एक मुश्त किया जाए। इसके बाद में हमारा 27, 26, 25 और 26 अक्टूबर को 2 दिन का सांकेतिक धरना होगा, और 27 तारीख को हमारा हड़ताल का 24 घंटे का हड़ताल है। अगर हमारे मांगे नहीं मानेंगी तो हो सकता है मुख्यालय से जो हमारा निर्णय होगा तो आगे भी हड़ताल जारी रहेगी। लोगों का जो रिटायर हो गए, जो हमारे कर्मचारी, उनका अभी तक कोई पेमेंट नहीं मिला है। सन 16 से कर्मचारी रिटायर है, लेकिन उनका कोई पेमेंट, कोई ओवर टाइम, कोई भी CPF का जो पैसा मिलना था वो नहीं मिला। लेकिन कर्मचारियों ने बार बार नोटिस दिए, लेकिन उसके बाद भी कोई हमारे सुनवाई नहीं हुई। मजबूर होकर ये एक लंबा आंदोलन हम चला रहे हैं, और इसका
जो परिणति है लास्ट के अंदर 24 अक्टूबर को हड़ताल पर चले जाएंगे। और हड़ताल भी जरूरी नहीं है कि 24 एक दिन ही रहे। इस हड़ताल को पीछे की जो जैसे हड़ताल होती है आगे भी बढ़ाई जा सकती है और ये लड़ाई आर पार की होगी। आज मजदूर भूख मरने पर मजबूर है और जो व्यवस्था अब हिंदुस्तान की जो आ रही है उसके अंदर जितने भी विभाग है, जो कल ही जो वित्त मंत्री ने घोषणा कर दी है और हमारे प्रधानमंत्री ने भी घोषणा कर दी है कि हिंदुस्तान के अंदर हमारा काम सरकार चलाना है, ये व्यापार चलाना नहीं है। और व्यापार के अंदर रोडवेज परिवहन विभाग, जो जहाजरानी विभाग और रेलवे और ये जो वेयर हाउस है वो और अन्य प्रकार के जैसे भी इस्पात कारखाने हैं, जो भी गवर्नमेंट के जैसे स्टेडियम है विद्यार्थियों के लिए वो है, स्कूल है, जो भी जितने भी विभाग है सबका जो निजीकरण पहले होता था अब जो है कॉरपोरेशन हो रहा है। जो ये कॉरपोरेट का मतलब है कि वो बाहर की कंपनी है उनको दिया जाएगा और ये कॉरपोरेशन हिंदुस्तान का हो रहा है। तो इसके खिलाफ जब तक रोडवेज के कर्मचारी नहीं एकता पैदा करेंगे, इसके साथ दूसरे राज्य कर्मचारी और मजदूर और किसान उनका भी हमें साथ लेना पड़ेगा। और जब तक हिंदुस्तान में सभी लोग जो भी गरीब लोग हैं इस सरकार का और इस कॉरपोरेट का, सरकार तो सिर्फ कठपुतली है कॉरपोरेट की, इस सरकार का विरोध नहीं करेंगे तब तक हिंदुस्तान के लोग बच नहीं सकते। इसलिए हमें आगे आम नागरिकों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि रोडवेज का आंदोलन ही नहीं, ये आंदोलन पूरी जनता का, किसानों का और मजदूरों का, सबका मिलकर जब तक एक साथ नहीं लड़ाई लड़ी जाएगी तब तक हमारी समस्याओं का हल नहीं होगा। आबकारी पुलिस ने नकली शराब बनाकर बेचने के आरोप में गांव इंद्रपुरा से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से लगभग 200 लीटर शराब से भरा ड्रम भी बरामद किया। आबकारी विभाग ने नकली शराब बनाकर बेचने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर आशीष स्वामी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि अमरपुरा जालू से मोरजन रोड पर एक सुनसान मकान में नकली शराब निर्मित की जा रही है। इस पर पुलिस ने अर्धरात्रि को उक्त स्थान पर दबिश देकर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आशीष स्वामी ने बताया कि उस स्थान पर आबकारी विभाग को तलाशी लेने पर पैकिंग मशीन, नीले और लाल रंग के ढक्कन, यूज्ड प्लास्टिक, तैयार माल, कुछ RML व देशी मदिरा की लगभग 5 पेटियां शराब की बरामद हुई। उन्होंने बताया कि आरोपी गांव इंद्रपुरा के उग्रसेन गोदारा पुत्र जयमल राम गोदारा के घर से 200 लीटर का शराब से भरा हुआ ड्रम भी बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। कल हमें कुछ गुप्त सूचना मिली थी जिसपे आबकारी जोगाराम जी, एडिशनल कमिश्नर अजीत सिंह जी और हमारे DO साहब चिमनलाल जी के निर्देशन में एक टीम गठित कर रात्रि 3 बजे के आसपास दबिश दी गई। दबिश देने पर हमें मौके पर 2 मुलजिम गिरफ्तार किए गए। तलाशी लेने पर हमें पैकिंग मशीन और लेबल, नीले ढक्कन, लाल ढक्कन और यूज्ड प्लास्टिक पौवे और तैयार माल, कुछ RML और कुछ देसी मदिरा लगभग 5 या 6 पेटी मिली। उनसे पूछताछ करने पर ये माल कैसे तैयार करते हैं तो उन्होंने सिंहपुर इंद्रपुरा गांव के अंदर उग्रसेन गोदारा सन ऑफ जयमल गोदारा के घर गए। वहां में हमें पूरा का पूरा ड्रम 200 लीटर का स्प्रिट और मिल गया। इसके अंदर 3 मेन अभियुक्त हैं जो ये नकली शराब बना करके आसपास के एरिया के अंदर बेचा करते थे गुप्त रूप से। हमें इसके अंदर लगभग 50 रुपये हीरांजा के 34 पवे, GSM के 111 पवे, चीता के 26-48 पवे और व्हाइट लेस जो RML है उसके 20 पवे और लगभग 288 खाली पवे अनयूज्ड जो भरने के लिए काम आएंगे। लाल ढक्कन मिले 455, नीले ढक्कन मिले 662, हीरांजा के रैपर मिले 124, GSM के रैपर मिले 200। ये ज्यादातर क्या करते हैं कि जो माल बिक चुका होता है उन्हीं बोतल या पवों में से क्या वो रैपर को उतार के वापस उसको रीयूज करके तैयार करते थे ताकि पकड़ में ना आए। और मेन सबसे बड़ी बात है कि पैकिंग मशीन मिली है जो इस बात को प्रूव करता है कि भाई ये उन पवों के अंदर स्प्रिट दारू बना करके तैयार करके भर के आसपास बेचा करते थे। ये कार्रवाई अमरपुरा जालू से मोरजंड जो रोड जाती है उस रोड के ऊपर एक सुनसान सा प्लॉट है, उस प्लॉट में एक कार्रवाई हमें मुखबिर की सूचना थी। हम 2-3 दिन से इसकी रैकी कर रहे थे।
रखी। कल हमें उस पर रात को 1:30-2 बजे नजर की तो वहाँ पे कुछ हलचल दिखाई दी, जिस पर हमने अपने जाब्ते को बुला करके कार्रवाई को अंजाम दिया। आज जो हमारी टीम द्वारा अवैध शराब बनाने की जो फैक्ट्री पकड़ी गई है, इसमें हमने नामजद मुजरिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इनमें जिन जिन का भी संलिप्तता पाई जाएगी वो जांच के दौरान जो बात सामने आएगी इन्वेस्टिगेशन में, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करेंगे। साथ ही मैं हमारी टीम स्पिरिट जो आबकारी विभाग की टीम स्पिरिट से कार्य किया, इसी के संदर्भ में हमको ये फैक्ट्री पकड़ में आई। हमने बहुत करीब 15 दिन से हम इसकी बराबर रेकी कर रहे थे, बराबर जानकारी ले रहे थे। 15 दिन से हमारी टीम की सर्विलेंस में थी। आज बड़ी मुश्किल से रात तड़के पकड़ में आई है और बहुत ही चुनिंदा हमारे आबकारी टीम के मेंबर्स के साथ इस पर हम रेकी कर रहे थे, तो ये आज ये पकड़ में आई। मैं इसमें हमारे सम्मानीय कमिश्नर साहब आबकारी आयुक्त महोदय, सम्मानीय अतिरिक्त आबकारी आयुक्त महोदय श्री अजीत सिंह जी और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, सबका निर्देश बराबर हमको मिला। उन्हीं के निर्देश में हम सबने ये कार्रवाई कर पाए। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में हेरफेर कर नशीली टेबलेट निकालने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने बुधवार को न्यायालय में पेश कर रिमांड मंजूर करवाया। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में हेरफेर कर नशीली टेबलेट निकालने वाले मुख्य आरोपी को जंक्शन पुलिस ने बुधवार को न्यायालय में पेश कर रिमांड मंजूर करवाया। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी रिंकू पुत्र इंद्राज कुमार निवासी वार्ड नंबर 1 चक्र ज्वाला सिंह वाला ने 2 दिन पहले नशीली टेबलेट सहित पकड़े गए युवक शौकत अली पुत्र इसाक मोहम्मद निवासी गाँव गाड़ू हाल रूपनगर हनुमानगढ़ टाउन को नशीली टेबलेट बेचने की बात स्वीकारी है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए टाउन थाना की एसआई संजू रानी ने बताया कि मंगलवार रात टाउन से सतीपुरा बाईपास रोड पर घग्गर नाली पुल के पास कार्रवाई करते हुए रिंकू कुमार के कब्जे से एनडीपीएस घटक युक्त 400 नशीली टेबलेट बरामद की थी। साथ ही नशीली टेबलेट की तस्करी में इस्तेमाल बाइक नंबर RG 31SN0447 जब्त कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी रिंकू जंक्शन स्थित जिला औषधि भंडार में हेल्पर के पद पर संविदा पर काम करता है। वह राज्य के जिला चिकित्सालय में मरीजों को निःशुल्क दी जाने वाली उक्त दवाओं को अपने कार्य समय में मौका देकर निकाल लेता था तथा कहीं दूसरे स्थान पर जाकर छिपा देता था। बाद में रिमांड के अनुसार आगे नशा बेचने वालों को सप्लाई कर देता था। संजू रानी ने बताया कि आरोपी से मिली जानकारी के अनुसार वह 1 साल से जिला औषधि केंद्र में कार्यरत है। वह 2-3 बार एनडीपीएस घटक युक्त टेबलेट निकाल चुका था। सोमवार को 600 नशीली टेबलेट सहित पकड़े गए शौकत उर्फ खट्टू को भी उसी ने नशीली टेबलेट उपलब्ध करवाई थी। पुलिस उससे गहन पूछताछ कर रही है। दौरान गश्त जो है रिंकू जो कि चक ज्वाला सिंह वाला का रहने वाला है, उसको एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है उसके खिलाफ। उसके पास से 400 टैबलेट एल्कोहल की बरामद हुई है और आगे इसमें जो है तफ्तीश कर रहे हैं। इसके कनेक्शन जो है पहले जो थाने पर मुकदमा दर्ज हुआ था उससे जुड़ रहे हैं। कुछ जो सरकारी दवाइयाँ निःशुल्क शौकत उर्फ खटूड़ा से बरामद हुई थी, उससे इसके कनेक्शन रहते हैं। हाँ, ये जन औषधि केंद्र हनुमानगढ़ जंक्शन में वहाँ पे संविदा के 4th क्लास कर्मचारी है और वहाँ इसने किस तरीके से ये दवाइयाँ वहाँ से पार की हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री फ्रॉड किया है या जिस भी तरीके से निकाली हैं, वो आगे इसमें जो जाँच प्रथम दृष्टया जो अब तक जो इसमें अनुसंधान हुआ है उसके आधार पर इसने इतना ही अपने इसमें बता सकते हैं कि अपने को इसने जानकारी दी है कि साल भर हुआ है इसको वहाँ काम करते हुए और 2-3 बार इसने वहाँ से जो है दवाइयाँ निकाली हैं। किस तरीके से निकाली है वो आगे अनुसंधान किया जाएगा। कस्बे के सूने मकानों में बढ़ती चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से टाउन पुलिस थाना की ओर से नवाचार किया गया है। इसके तहत ईगल आई नामक हेल्पलाइन शुरू की गई है। कस्बे के सूने मकानों में बढ़ती चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से टाउन पुलिस थाना की ओर से नवाचार किया गया है। इसके तहत ईगल आई नाम से हेल्पलाइन शुरू की गई है। टाउन पुलिस की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज की सुविधा भी रहेगी। कस्बे का कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने मकान पर ताला लगाकर शहर से कहीं बाहर जा रहा है, वह इसकी सूचना उक्त हेल्पलाइन नंबर पर पुलिस से साझा कर सकेगा ताकि ड्यूटी अधिकारी व गश्ती दल की ओर से विशेष गश्त व प्रभावी मॉनिटरिंग की जा सके। बुधवार को टाउन पुलिस थाना में मीडिया कर्मियों को जानकारी देते हुए थाना प्रभारी दिनेश सारण ने
ईगल आई हेल्पलाइन शुरू करने की जानकारी देते हुए बताया कि हेल्पलाइन के मोबाइल नंबर 9530432529 रखे गए हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि कस्बे में सोने मकान में बढ़ रही चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने, प्रभावी गश्त व मॉनिटरिंग करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसकी पालना में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसाराम बोस, RPC वृत्ताधिकारी प्रशांत कौशिक के मार्गदर्शन में टाउन पुलिस थाना की ओर से नवाचार करते हुए थाना स्तर पर ईगल आई हेल्पलाइन शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि इसके तहत टाउन के शहरी इलाका का निवासी जो अपने घर पर ताला लगाकर किसी प्रयोजन से कस्बे से बाहर जाता है, उक्त व्यक्ति की सहायता इस हेल्पलाइन को शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि घर से बाहर जाने वाले व्यक्ति अपना पूर्ण पता व बाहर जाने की अवधि का विवरण हेल्पलाइन के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। वह अपने आवासीय मकान की लोकेशन हेल्पलाइन के व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। मकान मालिक अपने आवासीय मकान के मुख्य द्वार की फोटो व्हाट्सएप नंबर पर भेजे ताकि गश्ती दल की ओर से मकान की पहचान करने में आसानी रहे। थाना प्रभारी सारण ने कहा कि ईगल आई हेल्पलाइन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य सोने मकानों में चोरी की वारदातों को रोकना है। हम एक नवाचार करेंगे ताकि इन चोरियों पे अंकुश लगाया जा सके, इनकी रोकथाम की जा सके। डीओ प्लस चेतक जो हमारा है व्हीकल, उसको दिन में 1 बार 2 बार 3 बार जितनी हमसे संभव हो पाई, उसमें स्पेशल गश्त करना संभव हो पाए हम गश्त करवाएंगे, उसको करके चलेंगे। हमारा पहला काम है लोगों की जान माल की रक्षा करना। तो जिस तरह से चोरी की वारदातें बढ़ रही है, तो हम प्रभावी गश्त करके, प्रभावी मॉनिटरिंग करके इसको रोकने का हमारी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे और इन जो पहले चोरियां हो चुकी है उनको ट्रेस आउट करने का प्रयास करेंगे। इस पे भी हम लगातार कार्रवाई करेंगे। अभी हमने हाल ही में 2 कार्रवाइयाँ की है, जिसमें मतलब मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में वितरित होने वाली दवाइयों की कार्रवाई की है। अब उसके संबंध में जो अग्रिम अनुसंधान है वो नरेश जिगेरा CI साहब जनसन कर रहे हैं और उसमें कौन कौन शामिल है इस कार्यक्रम में, उसके बारे में वो अनुसंधान करके आगे करेंगे। इलाके में चलने वाली हर गलत गतिविधि के लिए हम विशेष प्रयास करके उसको रोकने का प्रयास करेंगे, चाहे वो नशे की हो, चाहे जुए सट्टे की हो, चाहे शराब की हो, किसी भी प्रकार की कोई भी है, उसको हम बिल्कुल प्रभावी तरीके से रोकेंगे। हमारे थाने द्वारा एक नवाचार करते हुए ईगल आई नाम से एक हेल्पलाइन शुरू की गई है, जिसका नंबर 9530432529 है। इस हेल्पलाइन को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि सुने जो मकान है उसमें चोरी की वारदातें ना हो और उनमें प्रभावी गश्त और मॉनिटरिंग हो। इसके लिए हमने ये हेल्पलाइन शुरू की गई है। इस हेल्पलाइन के लिए मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि जो भी कस्बे का निवासी है वो अगर मकान को सुना छोड़ के बाहर जाए तो वो हमें इस हेल्पलाइन पर मैसेज करें। इस हेल्पलाइन का नंबर सब जगह वितरित कर दिया जाएगा। सबसे पहले वो इस हेल्पलाइन पर अपना पूर्ण नाम, पता और घर से बाहर जाने की अवधि है वो हमें मैसेज कर दे। अपने घर की लोकेशन हमें उस हेल्पलाइन नंबर पे मैसेज कर दे और अपने घर का फ्रंट फेस का फोटो हमें मैसेज कर दे ताकि हमें उस घर को पहचानने में आसानी रहे। और फिर हम गश्ती दल द्वारा, DO द्वारा इस पर प्रभावी मॉनिटरिंग करके और जो चोरियां हो रही है उसको रोकने का प्रयास करेंगे। इसमें मॉनिटरिंग है मेरे द्वारा, CO साहब द्वारा, SP साहब द्वारा की जाएगी और इसमें करीब साढ़े के सारे स्टाफ को इन्वॉल्व करके, बीट कांस्टेबल को इन्वॉल्व करके, DO को इन्वॉल्व करके, चेतक को इन्वॉल्व करके उन घरों में विशेष गश्त करवाई जाएगी। मेरे हिसाब से रेंज में तो पहली है जो हमने एक नवाचार शुरू किया है और इसकी सफलता यहाँ के निवासियों पर निर्भर करती है कि वो हमें कितनी सूचना देते हैं। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं।
वो डॉक्टर साहब हैं। भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। टाउन स्थित राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय को स्वच्छता एक्शन प्लान योजना में उत्कृष्ट कार्य करने पर भारत सरकार की ओर से वन डिस्ट्रिक्ट वन ग्रीन चैंपियन अवार्ड प्रदान किया गया है। महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की ओर से बुधवार को ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह की ओर से हनुमानगढ़ टाउन स्थित राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय को स्वच्छता एक्शन प्लान के अंतर्गत वन डिस्ट्रिक्ट वन ग्रीन चैंपियन अवार्ड प्रदान किया गया। ऑनलाइन कार्यशाला के आयोजक कार्यक्रम डॉक्टर समर्थ शर्मा ने भारत सरकार की ओर से संचालित स्वच्छता एक्शन प्लान के उद्देश्यों एवं संचालित गतिविधियों की जानकारी दी। कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर मनीषा ने 2021-22 में दिए जाने वाले इस अवार्ड के लिए स्वच्छता एक्शन प्लान के अंतर्गत संचालित की जाने वाली गतिविधियों एवं कार्यक्रम की जानकारी दी। राजकीय नेहरू मेमोरियल पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह भामू ने कहा कि आज का दिन महाविद्यालय परिवार के लिए गौरव का दिन है। यह अवार्ड महाविद्यालय में गत वर्षों के दौरान पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण आदि के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों की प्रामाणिकता का प्रतीक है। उन्होंने इस अवार्ड के लिए मुख्य अतिथि महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के कार्यक्रम आयोजकों तथा इसमें हिस्सा लेने वाले सभी संकाय सदस्यों का आभार व्यक्त किया। ऑनलाइन कार्यशाला में जिले के विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों तथा महाविद्यालय के संकाय सदस्यों ने भाग लिया। आज महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद भारत सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली से महाविद्यालय को डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड दिया गया। यह अवार्ड हमारे इस प्रोग्राम के जो आज ऑनलाइन प्रोग्राम किया गया, उस प्रोग्राम के हमारे चीफ गेस्ट जो थे ऑनरेबल हमारे वाइस चांसलर MGSU बीकानेर के प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह थे। उनके करकमलों से हमें ऑनलाइन यह अवार्ड हासिल हुआ है, जिसके लिए मैं महाविद्यालय और सभी हमारे हनुमानगढ़ के जो इस महाविद्यालय से जुड़े हुए पूर्व छात्र उन सभी को मैं बधाई देना चाहूँगा और स्टाफ को सभी को बधाई देना चाहूँगा। स्वस्थ भारत के सपने को साकार करने के लिए महाविद्यालय ने जो लगातार पिछले 1.5-2 साल से कार्य किए हैं, स्वच्छता के ऊपर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत की विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए हमें भरपूर अपने काम करने चाहिए। कोविड कंट्रोल में हमें अपना योगदान देना चाहिए और सबको देखते हुए महाविद्यालय ने लगातार 1.5 वर्ष से जो कार्य किया, उसके लिए हमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद के द्वारा ये जो अवार्ड दिया गया है, ये इसके लिए इस महाविद्यालय के साथियों को, मेरे सभी साथी टीम को बधाई मैं देना चाहूँगा। टाउन स्थित अयोध्या नगरी के बाशिंदों ने आज विधायक चौधरी विनोद कुमार के निवास पर जाकर अपने आशियाने बचाने की गुहार लगाई। वार्ड 45 के बाशिंदों ने बुधवार को विधायक चौधरी विनोद कुमार के निवास पर जाकर अपने आशियाने बचाने की गुहार लगाई। वार्ड वासियों ने विधायक पुत्र भूपेंद्र चौधरी को अवगत करवाया कि टाउन में किले के नजदीक बरकत कॉलोनी के साथ ही अयोध्या नगरी बसी हुई है। उन्होंने बताया कि 2004 में विजय सिनेमा के पीछे से उन्हें वहां से उठाकर नगर परिषद ने ही यह कॉलोनी आबाद करवाई थी। वार्ड वासियों के अनुसार नगर परिषद द्वारा अब यहाँ अयोध्या नगरी में सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसके चलते 23 फुट तक जगह नगर परिषद द्वारा अधिग्रहण की जा रही है। इससे उनके मकान ध्वस्त हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अयोध्या नगरी के वासी भी शहर का विकास चाहते हैं, इसलिए 23 फुट की जगह यदि 15 फुट स्थान नगर परिषद द्वारा अधिग्रहित किया जाता है तो गरीबों के मकान बच जाएंगे और शहर का विकास भी हो सकेगा। वार्डवासियों ने इस संदर्भ में नगर परिषद को निर्देश जारी करने की गुहार लगाई। इस मौके पर श्यामदास, रमेश्वर दास, उपेंद्र दास, सीताराम, विकास कुमार, राम सेवक, जितेंद्र दास सहित अन्य वार्डवासी मौजूद रहे। मामला तो इसीलिए है सर, जो मान लो आज से 40 साल पहले यहाँ बैठे हुए हैं, गंदगी कच्चा उठा के सब भर्ती किए, चलो ठीक है, सरकार के मन आदेश में बैठे। इतना दिन जब चौधरी साहब बैठे थे जिला प्रमुख जी, उसी समय का हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन कितने चेयरमैन साहब आगे आज तक इतना नहीं हुआ। ठीक है, अगर अपना जो अगर लेने चाहते हैं तो जैसे मान लो 15 फुट जगह हम लोग देने के लिए तैयार है हमको, और कुछ कमी होता है तो मान सरकार के घनी फीस आ रही है तो उसमें लगा के अपना काम कर दीजिए। अगर हम लोग कोई रोक टोक नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं। आज शासन आप मिल रही है, जो आप कहता है जो पूरा मकान जा रही है, मकान जाने के बाद में बच्चे लोग लेकर कहाँ रोड पर बैठेंगे,
न घर मिल रहा है न मकान मिल रहा है शहर में, कहाँ जाएंगे? हम तो मकान लिए, हमारा मकान जा रहा है। 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए तो भर्ती कराया हमने, भर्ती कराया जब भी उठा देते हमारे। अब हमारे मकान है, हमारे मकान में जा रहे हैं, जितना हमारे मकान ना जाए। आप नगर पालिका जा रहे हैं और कौन जा रहे हैं? आज हम वार्ड 45 से आए हैं, जो कि अयोध्या नगरी और बरकत कॉलोनी के बीच का जो जोड़ आता है, उसी के बचाव के लिए आए कि नगर परिषद द्वारा जो नोटिस दिया गया है, जो अयोध्या नगरी साइड से 23 फुट का डिमांड चल रहा है और नया निशान जो लगा है इधर अपने बरकत कॉलोनी की दूसरी साइड जो कि कुटिया है, इधर 10 फुट का। तो यही निवेदन करने आए कि साहब जहाँ जो बचत हो रहा है गरीबों का, उस तरीके से आप काम कीजिए, हम आपके साथ हैं। 23 फुट आपकी डिमांड अगर है तो हम चाहते हैं कि 15 फुट पर आप सहमति कीजिए, क्योंकि 15 फुट लेने से हम गरीबों का मकान भी बच रहा है। 2-4 फुट आप नीचे भर्ती करके चाहे सड़क बनाइए, चाहे नाली बनाइए, कुछ ही बनाइए गरीबों का, लेकिन भला होगा इसी में कि आप मौके पर आके देखिए और मकान जहाँ तक बचा जाए गरीबों का, वो बचाने का काम कीजिए। हमें आज चौधरी साहब के लड़के से आश्वासन ये मिला है कि जहाँ तक कोशिश होगा गरीबों का मकान बचाया जाएगा और कम से कम जगह लेके और जो काम है नगर परिषद का वो किया जाएगा। बात से हम सहमत भी हैं, इसीलिए हम सारे वार्डवासी आए हैं चौधरी साहब के पास निवेदन करने, ना कि किसी का आंदोलन करने। निवेदन करने आए कि गरीबों को आपने बसाया है तो उसे उजाड़िए मत, उसको बचाने का काम कीजिए। और एक निवेदन ये भी करते हैं कि उनको एक पट्टा स्वरूप जारी कीजिए, ताकि आने वाले टाइम में किसी प्रकार का गरीबों का कोई दिक्कत ना हो, कुछ समस्या ना हो। इस तरीके से यह निवेदन। केंद्र सरकार द्वारा श्रमिकों से जुड़ी शुभ शक्ति योजना का स्वरूप परिवर्तित किए जाने के विरोध में श्रमिकों ने आज कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया। राजस्थान निर्माण मजदूर यूनियन सीटू के बैनर तले बुधवार को जिले के भवन निर्माण मजदूरों ने शुभ शक्ति योजना के परिवर्तित स्वरूप के विषय में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि भवन में अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल की बैठक में शुभ शक्ति योजना में परिवर्तित स्वरूप का मसौदा प्रस्तुत किया गया था। सारे श्रम संगठनों ने इसे अस्वीकार कर दिया था। मंडल अधिकारियों द्वारा उस पर विचार कर श्रम संगठनों की राय जाने की मंशा भी जाहिर की गई थी। बोर्ड में उपस्थित श्रमिक प्रतिनिधियों का कहना था कि निर्णय यथार्थ रूप से लागू नहीं किया जाएगा। श्रमिकों ने कहा कि यह परिवर्तित रूप श्रम विभाग अपनी असफलताओं व श्रमिकों के कोष को लूटने के लिए बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में बोर्ड के फंड से करोड़ों रुपए हड़प लिए गए। उन्होंने कहा कि सरकार श्रमिकों को भुगतान नहीं करना पड़े, इसके लिए इस प्रकार की योजनाएं बना रही है। उन्होंने आशंका जाहिर की कि कौशल विकास योजना को इससे जोड़ने का अर्थ भवन निर्माण के फंड को हड़पना है। श्रमिकों ने कहा कि कौशल विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो आर्थिक सहयोग दिया जाता है, उस राशि से श्रमिकों के बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाए। इसके अलावा शुभ शक्ति योजना की राशि बालिकाओं के विवाह के लिए आरक्षित की जाए। इस मौके पर सीटू जिलाध्यक्ष कामरेड आत्मा सिंह, शेर सिंह साक्य, बहादुर सिंह चौहान, बसंत सिंह, रामचंद्र, आमिर खान, शिव कुमार, वारिश अली, राजकुमार, श्यामलाल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। राजस्थान निर्माण में श्री मजदूर यूनियन आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये पूरे राजस्थान में तमाम जिला कार्यालयों पर हुआ है। इसके अंदर जो 55,000 रुपए जो सरकार शुभ शक्ति योजना के तहत बच्चियों को देती है, जिसमें कि उन्होंने शर्त लगा रखी थी भी 8वीं पास होना चाहिए। अब उसको इन्होंने क्या किया, प्रधानमंत्री कौशल योजना के तहत उसमें चेंजिंग कर दी, जिसको लेकर जो मजदूर लोग हैं उनकी बच्चियां पहले तो 10वीं क्लास पास नहीं कर सकती और उसके बाद में अगर कर भी लेंगे तो बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनकी बच्चियां वो 3 महीने तक जो प्रधानमंत्री कौशल योजना के तहत वो ट्रेनिंग नहीं ले सकती। इसलिए सरकार की ये नीतियाँ हैं कि ये पैसा जो मजदूरों का है वो मजदूरों को ना मिले। तो एक तो इसके खिलाफ सरकार जैसे पहले वो 55,000 रुपये बच्चियों को मिलती थी वो मिलनी चाहिए। दूसरा 3,28.5 लाख रुपए जो सरकार ने उसको विभाग से वो पैसे उन्होंने उठा लिए, लेकिन वो कमेटी से कोई सहमति नहीं ली, मजदूरों को कोई बताया नहीं है, तो वो पैसा उन्होंने लेकर उसको इस्तेमाल कर लिया। इसके तहत जो छात्रवृत्तियाँ मिलती थी, जहाँ प्रसूति के टाइम 20 से 21,000 रुपये जो बच्चे पैदा करने के लिए लेडीज़ को मिलता था, वो पैसा मिलना बंद हो गया। तो गरीब मजदूर के लिए ये बहुत बढ़िया योजना थी, लेकिन सरकार ने इसको बंद कर दिया।
और छात्रवृत्तियाँ भी रुकी हुई है। 2017 से किसी भी बच्चे को छात्रवृत्ति नहीं है। आगे का ये हमारी जो राजस्थान की निर्माण की कमेटी बनी हुई है वो आगे का आंदोलन तय करेगी और हम उसको लगातार उस आंदोलन को चलाएंगे। जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती तब तक हम पूरे राजस्थान में इस आंदोलन को आगे तक लेकर। हमारा मिस्त्री मजदूर यूनियन की तरफ से ज्ञापन था आज कलेक्टर साहब के, तो कि हमारी मांगें पूरी करी जाए। जो छात्रवृत्ति की है, शुभ शक्ति की है और जो कापियाँ बनी हुई हैं या नहीं बनी हुई किसी की, उन पर लागू कर रखा है कि कोई किसी के डॉक्यूमेंट लेके आओ हमारे पास और किसी का भी ला के दो, हमारे वो फोटो ID ला के दो, उस पर हम करेंगे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इसको मांगों को हटाई जाए और हमारी मांगें पूरी करी जाए। हर तरह की समस्या आ रही है हमारे को। जिस तरह की हमारे को कोई कापी की फीस भरनी है तो बोल देते हैं कि ये फीस नहीं भरी जाएगी, ठीक है। और बच्चों की जो छात्रवृत्ति है वो नहीं आ रही है, वो रोक रखी है। ई-मित्र पे जाते हैं तो वो सबको ठगने का काम चला रखा है ई-मित्रों ने और ये श्रमिक विभाग ने। नहीं मानी जाती तो ये आंदोलन यही जारी रहेगा, लड़ाई लड़ते रहेंगे हम आगे से। और आज हम आए हैं जैसे 200-400 आदमी आए हैं, आगे हम इसको और बढ़ाएंगे। टाउन स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की NSS इकाई से जुड़ी छात्राओं द्वारा फ्रीडम रेस का आयोजन किया गया। टाउन स्थित सेठ राधाकिशन बिहानी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत आजादी का महोत्सव अंतर्गत फ्रीडम रेस का आयोजन किया गया। NSS की प्रभारी श्रीमती रचना गोदारा ने बताया कि विद्यालय द्वारा आमजन में स्वास्थ्य एवं फिटनेस की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां 8 अगस्त से चल रही हैं, जो आगामी 2 अक्टूबर तक जारी रहेंगी। इसमें महोत्सव के तहत निबंध प्रतियोगिता, महात्मा गांधी पर चित्रकला, सामूहिक गान आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज विद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत आज़ादी का महोत्सव के अंतर्गत फ्रीडम रन आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय आमजन के स्वास्थ्य एवं फिटनेस की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 8 अगस्त से 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इसमें बहुत सारे कार्यक्रम रखे गए हैं, जैसे निबंध प्रतियोगिता, महात्मा गांधी पर चित्रकला, सामूहिक गान, लेख आदि कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये 8 अगस्त से शुरू होकर के 2 अक्टूबर तक महात्मा गांधी जयंती है, उस दिन तक राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा रखा गया है। विशेष तौर पे NSS के लिए रखा गया है। NSS के जो स्टूडेंट्स हैं वो सभी को फिटनेस की और आमजन को सचेत करने के लिए ये प्रोग्राम है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।